अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी आज सेकंड डेमो क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ लीग ऑफ नेशन को पढ़ा था और एक इंट्रोडक्शन दिया था यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन हैं और उसकी जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उनके बारे में, और बाकी 44 अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है वो हमारा सेकंड डेमो है। सेकंड डेमो जो है वो हमारा ईडीएस के बारे में है, एवरीडे साइंस के बारे में। और काफ़ी बच्चों की जो है वो क्यूरीज आई हुई थी कि सर आप हमें स्टडी का जो प्लान है वो बता दें, आपका जो लेक्चर प्लान है वो बता दें, हमारे लेक्चर जो हैं वो किस तरह से होंगे और कौन कौन सा एरियाज जो है वो हम कवर करेंगे। पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जब लेक्चर दिया मैंने फ्राइडे को, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप फर्स्ट डेमो लेक्चर भी देख सकते हैं। ये आज का जो है वो सेकंड डेमो लेक्चर है। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि वन पेपर का जो सिलेबस है वो क्या है और हम लोग उसको किस तरह से कवर करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि हमारा एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। तो कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर को जो है वो मिस ना कीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि जी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो प्रोविंसीज की है, चाहे वो फेडरल की है, चाहे वो कोई प्राइवेट है जिस तरह से एनटीएस है, ओटीएस है, यूटीएस है, पीटीएस है, कुछ और भी हैं, या कुछ डिपार्टमेंट जो है वो अपने एग्ज़ाम खुद भी कंडक्ट करवाता है। उसके अंदर एक चीज़ तो कॉमन है कि 10 एरियाज़ जो हैं वो जीके के पेपर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं में से ही आपका पेपर आता है। एरियाज़ यही होंगे, पैटर्न जो है वो कुछ उनका डिफरेंट हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ हो सकता है। अभी हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि हमारे पास जो 10 एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं और हम उनको किस तरह कवर करेंगे। बच्चे, नंबर 1 के ऊपर आता है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर जो है वो आपको जनरल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक वर्ल्ड की जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो लोकेशन है किसी भी कंट्री की या किसी भी कंट्री के कैपिटल की, उसका आपको पता होना चाहिए। कोई भी रेवोल्यूशन है, अक्टूबर रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है, रोज़ रेवोल्यूशन है, कुछ भी जो है वो नाम हो सकता है, रेड रेवोल्यूशन है, दुनिया के अंदर ये रेवोल्यूशन जो हैं वो हैपन हुई हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रीटीज़ हुई हैं फेमस, उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो इंटरनेशनल समिट्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जर्नल जो है वो आपके नॉलेज वाले पोर्शन के अंदर कवर हो जाता है, और इनको हम लोग जो है वो इसी सीक्वेंस के साथ डिटेल से करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आता है, नेक्स्ट पोर्शन आता है जी नंबर 2 के ऊपर आता है आपका जी जियोग्राफी का। जियोग्राफी के अंदर बच्चे चीजें आती हैं, फेमस रिवर्स, उन रिवर्स के बैंक के ऊपर कौन कौन से सिटी आबाद हैं, वर्ल्ड की मेजर और फेमस माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। उन माउंटेन रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो आ जाती हैं, और उसके बाद डेजर्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद फॉरेस्ट आ जाते हैं, और उसके बाद जियोग्राफी की कुछ टर्म्स हैं जिस तरह से क्रीक है, बे है, बाइट है, ठीक है, और कैप है,
ठीक है, और स्टेट्स हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जियोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी के अंदर आते हैं। और फिर वर्ल्ड के जो फेमस सीज हैं वो इसके अंदर आते हैं, और आइलैंड जियोग्राफी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग थ्रू मैप इंशाल्लाह कवर करेंगे। जियोग्राफी वाले आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के अंदर बच्चे क्या आता है? करंट अफेयर के अंदर आती हैं चीज़ें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका करंट समिट हो रहा है, उसके अंदर कोई न्यू मेंबर ऐड हो रहा है, कोई नई ट्रीटी हो रही है, कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं पे हेड ऑफ स्टेट चेंज हो रहा है, कहीं पे हेड ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रही है, कहीं पे मार्शल लॉ लग रहा है, कहीं पे रेवोल्यूशन आ रही है। करंट सिचुएशन के अंदर जो है वो जो भी सिचुएशन हैपन हो रही है उसका आपको पता होना चाहिए। हम बच्चे इसको किस तरह से कवर करेंगे? हम इसको इस तरह से कवर करेंगे कि जो आपका है 2021 जैन 2021 से हम लोग शुरू करेंगे और जून 2022 तक का मंथली करंट अफेयर जो है वो हम लोग करेंगे सीक्वेंस के साथ, और इनके एमसीक्यूज जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जनरल नॉलेज के भी नोट्स, ज्योग्राफी के भी नोट्स प्लस एमसीक्यूज, करंट अफेयर के भी नोट्स प्लस एमसीक्यूज आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नंबर 4 पे आ जाता है आपका पाक स्टडी। ये एक लेंथी पोर्शन है जो कि हमारे मैक्सिमम जो है वो 10 लेक्चर्स जो है वो ले जाएगा, क्योंकि इसके 2 पोर्शन है, एक पोस्ट है और एक प्री है। प्री के अंदर जो है वो हम लोग शुरू करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम गजनवी, उसके बाद जो है वो आपकी दिल्ली सल्तनत की जो 5 गवर्नमेंट्स थी, 5 सल्तनत, उनको डिस्कस करेंगे। ममलूक सल्तनत को डिस्कस करेंगे, पहला सुल्तान कौन था, लास्ट सुल्तान कौन था, उनकी लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैपन हुई, जो इवेंट्स हैपन हुए उनको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, मतलब खिलजी सल्तनत, उसको देखेंगे। और उसके बाद जो है वो तुगलक को भी डिटेल से देखेंगे, फाउंडर कौन था और लास्ट रूलर कौन था, और उन लास्ट और फर्स्ट के दरमियान में रूलर आए वो कौन कौन से थे, उनके नाम क्या थे, उनका टेन्योर क्या था। ठीक है, और उनकी लाइफ के बारे में। और फिर तुगलक के बाद जो है वो सैयद को देखेंगे। ठीक है, सैयद का फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, और दरमियान में कौन कौन से रूलर आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोधी को। ठीक है, फाउंडर कौन था और लास्ट रूलर कौन था। और फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, आपको पता है, मुग़ल सल्तनत शुरू हुई, ज़हीरुद्दीन बाबर की पूरी लाइफ के आंधी जंग में पैदा हुआ। ठीक है, और आगरा में उसकी वफात हुई। उसकी जो लाइफ स्पैन है उसके दरमियान में जो भी चीज़ें हैपन हुई हैं उनको हम लोग जी देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, मुग़ल सल्तनत के अंदर जो ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू होती है और बहादुर शाह ज़फ़र पे एंड होती है, उसके अंदर 19 जो हैं वो मुग़ल बादशाह, मुग़ल किंग जो हैं वो आते हैं। उन 19 की लाइफ के सारे इवेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर मुग़ल इरा के अंदर जो भी रिफॉर्मिस्ट आए हैं उनको पढ़ेंगे, शेख सरहिंदी हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे, इनके साथ जितने भी रिफॉर्मिस्ट थे उनको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है, उसका फाउंडर कौन था, उसका इन्वेस्टर कौन था। ठीक है, और उनका मेन कंपनी को बिल्ड करने का, कंपनी को बनाने का जो पर्पस था वो क्या था, और फिर वो किस तरह से सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए, किस तरह से उन्होंने होल्ड किया पहले। ठीक है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से उन्होंने जो भी उनके आप कह लें कि दौर के अंदर
चीज़ें हैपन हुई हैं, जिस तरह से एक सीक्वेंस के साथ हैपन हुई हैं, उसी सीक्वेंस के साथ हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। जो गवर्नर जनरल थे और जो वायसराय थे और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उनको जो है वो सारों को डिटेल से पढ़ेंगे और उन्होंने जो जो रिफॉर्म्स किए थे, जो जो लॉ इंट्रोड्यूस करवाए थे सब कॉन्टिनेंट में, उनको पढ़ेंगे। और फिर जो है वो हम लोग 1857 के बाद के वाक़यात को पढ़ेंगे और उसी में हमारे पास आ जाएगा एक पर्सनालिटी आ जाएगी सर सैयद। और इसी दौरान में जो जो मुस्लिम पर्सनालिटीज़ आई हैं, जिन्होंने अपना अपना काम किया है, उन सब को जो है वो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सर सैयद को पढ़ेंगे और अलीगढ़ मूवमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी, उसको बनाया किसने, ठीक है, और उसका प्रेसिडेंट कौन था पहला, मुस्लिम प्रेसिडेंट उसमें से 2 आए, वो कौन कौन से थे, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, वो क्यों हुई, वो किस वायसराय ने की, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे बनी और उसका फाउंडर कौन था, उसका नाम किसने सजेस्ट किया, पहला सेशन कब हुआ, पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, पंजाब से कौन था, बंगाल से कौन था, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका ऑफिस कहाँ पे रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कुछ है, वो आपको एक डिटेल के साथ बताया जाएगा। और इन सब चीज़ों के जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनके इंशाल्लाह नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यही सीक्वेंस चलती जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मिंटो मोरले रिफॉर्म, और उसके बाद लखनऊ पैक्ट, जलियांवाला इंसिडेंट, ठीक है, रॉवलैंड एक्ट, और फिर चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है वो कायदे आज़म के 14 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से लोग शामिल हुए, कहाँ से लोग शामिल हुए, प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनमें से किस को जो है वो साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए लेके जाया गया। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डेलीगेशन गया, उसका हेड कौन था, उसमें लोग कितने थे, इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड, ठीक है। इसी सीक्वेंस के साथ जितने भी इवेंट हुए हुए हम 1947 तक आएंगे। और फिर बच्चे 1947 के बाद जो है वो हम लोग एक स्टार्ट करेंगे एक पीरियड, जिसके अंदर हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, पार्लिमानी हिस्ट्री पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे। और पाकिस्तान के अंदर होने वाले सारे इवेंट्स को डेट बाय डेट जो है वो एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और उन सब के नोट्स जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एक लेंथी चैप्टर था, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफी के ऊपर भी हमें 3 से 4 दिन जो है वो लग जाएंगे। माउंटेन रेंजेस के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, बैराज के ऊपर, ठीक है, पाकिस्तान के नए मैप के ऊपर, बाउंड्रीज के ऊपर, ठीक है, उन बाउंड्रीज का निकनेम क्या है, वो बाउंड्रीज एग्रीमेंट हुए कब और किन किन जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स ने किए थे या फॉरेन मिनिस्टर्स ने किए थे या प्राइम मिनिस्टर ने किए थे, वो जिन लोगों ने उनके उसमें पार्टिसिपेट किया था उन लोगों को भी देखेंगे। और उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है बच्चे आपका इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी के अंदर जो भी प्रॉफिट कुरान मजीद के अंदर मेंशन है, हज़रत आदम से लेके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी लाइफ के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनको देखेंगे और एक सीक्वेंस के साथ देखेंगे। हज़रत आदम, हज़रत शीत, हज़रत इदरीस, इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन तक जो है वो हम लोग आएंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबीयीन की ज़िंदगी के इवेंट्स जो हैं वो नबवी के और हिजरी के वो देखेंगे। फिर खुलफाए राशिदीन को देखेंगे, फिर अरकान इस्लाम के बारे में देखेंगे और उनके क्वेश्चन आएंगे, वो आपको MCQs जो हैं वो इस्लामिक स्टडी के अंदर मिलेंगे। फिर इस्लामिक जो डायनेस्टी थी, बनु उमय्या थी, इस तरह की जो डायनेस्टीज थी, ठीक है, फातमीज थी, उनको हम लोग जो है वो इस्लामिक स्टडी के अंदर डिस्कस करेंगे और नोट्स भी आपको जो है वो मिलेंगे। उसके बाद जो है वो नंबर 6 के ऊपर आ जाता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बच्चे ये है कि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, शॉर्ट की आती हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं या जितनी भी इनोवेशंस हुई हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन 2 लेक्चर जो हैं वो हमारे सारे साबिर साहब, मुस्तफ़ा साबिर, वो आपको MSc कंप्यूटर, वो आपको जो है वो कंप्यूटर के ऊपर 2 दिन का लेक्चर देंगे। बेसिक चीज़ें आपकी जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कवर करेंगे।
ठीक हो गया जी। नंबर 7 पे आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर बच्चे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं, एक्टिव पैसिवाइज आते हैं, इडियम्स आते हैं, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं और प्रेपोजिशन आती है। इन सब के जो रूल्स हैं और जो नोट्स हैं प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज नोट्स जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन हमारे एक सर हैं उसामा साहब जो कि 2018 के रिटन क्वालिफाइड हैं CSS के, वो आपको जो है वो इंग्लिश वाला पोर्शन करवाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो करवाएंगे। नोट्स आपको जो है वो हम फॉरवर्ड कर देंगे। नंबर 8 के ऊपर आता है बच्चे उर्दू, ठीक है। उर्दू बेसिक एक लैंग्वेज है। इसमें आपको ज़रबुल मिसल का पता होना चाहिए, उर्दू नसर निगारों का पता होना चाहिए, उर्दू शायरों का पता होना चाहिए, अफसाना क्या है, अफसानवी अदब क्या है, गैर अफसानवी अदब क्या है, ठीक है। और जुमलों की जो दुरुस्तगी है उसका आपको आएगा, सेंटेंस करेक्शन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, रमूज़ औकाफ के बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं, मुहावरे और रोज़मर्रा के बारे में आपको क्वेश्चन आते हैं। और जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स के नाम आ जाते हैं कि ये बुक्स का राइटर कौन है या ये राइटर जो है वो उसने कौन सी किताब लिखी है। इनके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके 2 लेक्चर भी आपके जो है वो अरेंज करवाए जाएंगे, ठीक है। इफ्तिखार अहमद खटक साहब हैं हमारे टीचर उर्दू के, वो आपको जो है वो 2 बुक्स के राइटर भी हैं और वो आपको उर्दू के बेसिक बता देंगे। बाकी के नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद जो है वो नंबर 9 पे आ जाता है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस के अंदर जो है वो कंपोजिशन ऑफ अर्थ आ जाती है, सोलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट आ जाते हैं, उनकी इन्वेंशंस आ जाती हैं, ठीक है, डिस्कवरीज आ जाती हैं और फिर उसके साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, ठीक है। उन इंस्ट्रूमेंट की जो इन्वेंशन है वो किसने की, तकरीबन जो है वो 58 जो है वो साइंटिस्ट हैं दुनिया के अंदर फेमस। उन साइंटिस्ट की डिटेल जो है वो आपको मैं करवाऊंगा और उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा, उनकी बर्थ प्लेस, उनकी डेथ प्लेस और उनकी जो इन्वेंशन हैं उनके बारे में। एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 MCQs जो हैं वो आपके हो जाएंगे इसमें, क्योंकि अगर आपको एक साइंटिस्ट का पता है, ठीक है, माइकल एंजेलो का पता है, माइकल एंजेलो बर्थ कहाँ पे हुई, उसकी डेथ कहाँ पे हुई, उसने सिस्टाइन चैपल की जो सीलिंग है वो कब जो है वो पेंटिंग की, ठीक है, स्टैचू ऑफ डेविड उसने कब बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे एक बंदे के साथ जुड़ी हुई आपको 4 से 5 चीज़ें मिल जाएंगी, एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेगी, तो आपके लिए इजी रहेगा और उनके नोट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। मेजर डिजीज़ हैं, विटामिन है, ठीक है, इनके बारे में ये सारे का सारा जो है वो एवरीडे साइंस के पोर्शन में आ जाता है। और इसके बाद जो है वो नंबर 10 के ऊपर जो है वो आपका आ जाता है जी मैथ। मैथ के अंदर बच्चे जो फेमस एरियाज हैं वो एज प्रॉब्लम है, क्लॉक एंगल प्रॉब्लम है कि अभी जो है वो आप देखें कि 9:30 हो गए हैं या 9 o'clock हो गए हैं, तो इस क्लॉक के ऊपर जो क्लॉक है वो इस टाइम के ऊपर जो क्लॉक है वो कौन सा एंगल जो है वो बना रहा है। रेंज के क्वेश्चन आते हैं, मीडियम के आते हैं, मॉड के आते हैं, एवरेज के आते हैं, प्रोपोर्शन के आते हैं, ठीक है, और मिसिंग नंबर आते हैं। एक स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट में से आपने तलाश करना है कि कौन सा मिसिंग नंबर है, उसके कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको जो है वो विद फार्मूलाज और ट्रिक जो है वो करवाए जाएंगे ताकि आप जो है वो इजीली जो है वो इनको सॉल्व कर सकें। यहाँ तक तो हमारा जो है वो सिलेबस वाला काम हो गया और हमें पता चल गया कि हम लोग जो है वो किस तरह से इसको आगे फर्दर लेके चलेंगे। आते हैं जी आप आज आपके अपने लेक्चर की तरफ। आज आ जाते हैं बच्चे अपने लेक्चर की तरफ जो कि अर्थ के बारे में है, उसकी कंपोजिशन की लेयर्स कितनी हैं
और अर्थ के बारे में जो फास्ट फैक्ट्स हैं उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरीडे साइंस का थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली जो है वो टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो ये इतना बड़ा जो है वो टास्क नहीं है। अर्थ को जी कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ठीक हो गया जी। थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। पांचवा बड़ा प्लैनेट है जी, इसकी जो शेप है स्फेरिकल शेप है, उसका एक साइंटिफिक नेम भी है। उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है जियोइड। जियोइड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थ। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो बच्चे सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है। पांचवें नंबर पे जो है वो आता है सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ। और थर्ड प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन है, वो जो एक सीक्वेंस बनी हुई है उसके अंदर जो है वो तीसरा नंबर जो है वो मरकरी, वीनस और अर्थ। इस सीक्वेंस के साथ जो है वो ये सूरज से अवे है। और इसका जो ओरिजिनल इसकी जो शेप है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं बच्चे जियोइड। अब अर्थ की जो एज है, अगर एज के बारे में आए तो 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.5 बिलियन ईयर्स जो है सोलर सिस्टम की एज है, अर्थ की एज है। बाकी प्लैनेट की भी एज जो है वो 4.6 बिलियन। ठीक है। और जितने भी प्लैनेट हैं उनमें से अर्थ के ऊपर जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस मिलती है, बाकियों के ऊपर जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं मिलती। अगर अर्थ का डिस्टेंस पूछा जाए कि सूरज से जमीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो बच्चे बनता है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो है वो फासला है बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक हो गया जी। अब अर्थ जो है वो दो तरह की मूव करती है। एक अर्थ रोटेट करती है और एक अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इवेंट्स जो है वो हैपन होते हैं। पहले देखते हैं जी, जो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है तो उससे क्या क्या चीजें हैपन होती हैं। रेवोल्यूशन जो है वो एक जो अर्थ एक मदार के अंदर एक अपना चक्कर पूरा करती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन की वजह से जो चेंज आता है दुनिया के अंदर हम लोग देखते हैं वो ईयर चेंज होता है और मौसम चेंज होता है। इसकी वजह से रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है। और रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो अपने एक्स के ऊपर जो है वो रोटेट करती है। लेकिन रोटेशन जो है वो हमारा अगला टॉपिक होगा। पहले जो है वो हम रेवोल्यूशन करते हैं। रेवोल्यूशन जो है वो है अराउंड द सन कि अर्थ जो है वो जमीन जो है वो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाती है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और वो चक्कर जो है उसको कहते हैं साइडेरियन पीरियड।
और वो जो साइडेरियल रेवोल्यूशन पीरियड है बच्चे, वो है आपका 365.256 डेज। जो आपका रेवोल्यूशन पीरियड है वो पीरियड बनता है आपका 365.256 डेज। ठीक हो गया। 365.256 डेज का जो है वो 365 दिन का एक साल नहीं होता, 256 डेज का एक साल जो है वो आपका होता है। अब जमीन जब रिवॉल्व करती है और जब रिवॉल्व करती है अराउंड द सन तो डेफिनेटली मूव करती है। तो जब ये मूव करती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी ना, स्पीड तो होगी। स्पीड है बच्चे उसकी 30 किलोमीटर पर सेकंड। 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है वो असल में एक्चुअली बनते हैं 29.76 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन इसको रफली जो है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो लिखा जाता है। रेवोल्यूशन की स्पीड को 30 किलोमीटर पर सेकंड जो है वो लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो आता है 29.76 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक हो गया। और अब मूव करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो एक चक्कर, जाहिर बात है कि जब रिवॉल्व करती है तो मूव करती है तो एक स्पीड के साथ वो मूव करती है। तो वो जो एक पूरा चक्कर लगा के उसी अपनी जगह पे आ जाती है। लेट्स सपोज यहाँ से जमीन जो है वो मूव करती है तो यहाँ से चलती 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 ये यहाँ पे दोबारा जब आ जाती है, अपने मदार के अंदर जो चक्कर लगाती है उस मदार की कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा ही। ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो है वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक आने का है वो है आपका 940 मिलियन किलोमीटर। 940 मिलियन किलोमीटर का ये पूरे का पूरा सफर तय करती है जमीन 365.256 डेज के अंदर, और स्पीड जो है वो उसकी इस तरह से। ठीक। और ये जो है वो आपके पूरा एक चक्कर जो है वो लगा देगी, और उस पूरे एक चक्कर की जो डिस्टेंस है वो ये है, स्पीड उसकी ये है, और वो इसके इतने डेज के अंदर जो है उसको कंप्लीट कर लेती है। अब जब ये रिवॉल्व करती है तो बच्चे इसमें 4 चीजें जो है वो हैपन होती हैं। जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो 4 ये वाले इवेंट्स जो है वो हैपन होते हैं, जिनमें विंटर इक्विनॉक्स, समर सोलिस्टाइस, समर इक्विनॉक्स और विंटर सोलिस्टाइस जो है वो शामिल है। अब इक्विनॉक्स और सोलिस्टाइस के अंदर क्या फर्क है बच्चे? इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। 23 सितंबर को और 21 मार्च को डे एंड नाइट की ड्यूरेशन जो है वो सेम होती है। लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर जो है वो बच्चे अर्थ को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देता है, और जिन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक हिस्सों को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरे को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। साउथ हेमिस्फीयर। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का आप अंदाजा यहां से करें कि जब यहां पे विंटर इक्विनॉक्स होता है, यहां पे समर शुरू होता है, समर इक्विनॉक्स होता है। अगर यहां पे समर है,
साउथ के अंदर तो नॉर्थ के अंदर विंटर होगा। और ये दो पॉइंट जो है वो सोलिस्टाइस जो है वो 21 जून और 22 दिसंबर जो है वो दो ऐसे दिन होते हैं जो जिनके ऊपर जो सूरज है वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट पड़ रहा होता है। इसके अंदर किसी किस्म का भी जो है वो आपको शैडो नजर नहीं आता। सोलिस्टाइस जो है सोल एक वर्ड है। हाँ जी, मैं आप बताने लगा हूँ बच्चे, आप जो पूछ रहे हैं सोलिस्टाइस, ठीक है। सोलिस्टाइस सोल जो है वो एक जो वर्ड है, इटालियन वर्ड है, हाँ मेरा ख्याल है इटालियन वर्ड है, जिसका मतलब है सन, ठीक है। स्टाइस का जो है वो मतलब होता है कि जो वर्टिकली ओवरहेड होता है, कि जिस दिन जो है वो सूरज अपनी पीक के ऊपर होता है, उसका जो किसी भी चीज का जो शैडो है वो नहीं बन पाता। और समर सोलिस्टाइस का मतलब है कि अब जो है वो जो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो अब विंटर शुरू हो गया है, ठीक है। 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है। 21 जून जो है वो लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर और शॉर्टेस्ट डे होता है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। और इसी तरह से विंटर सोलिस्टाइस के अंदर 22 दिसंबर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज में सबसे छोटा होता है और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें ये लॉन्गेस्ट होता है। जब 22 दिसंबर शुरू होता है तो आप देख लें कि नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो सर्दियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है, विंटर आ जाता है और यहाँ पे समर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक, और समर शुरू हो जाता है। यहाँ पे विंटर शुरू होता है और यहाँ पे समर शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैपन हो रहा होगा सेम जो है वो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर हैपन हो रहा होगा। ये चार इवेंट्स जो हैं वो आते हैं रेवोल्यूशन से। समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस, विंटर इक्विनॉक्स और समर इक्विनॉक्स। 23 सितंबर और 21 मार्च को डे एंड नाइट की ड्यूरेशन सेम होगी और 22 दिसंबर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे छोटा दिन होगा और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा। और जो 21 जून है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ा दिन होगा और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे छोटा दिन होगा। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें जी। चल ठीक हो गया। अब आते हैं जी अर्थ जो रोटेट करती है, रोटेशन। अर्थ की रोटेशन, अर्थ जो है वो बच्चे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। डेफिनेटली ये भी जो है वो किसी स्पीड के तहत करती होगी, ठीक है, 1000 माइल पर आवर। माइल पर आवर जो है वो ये रोटेट करती है, ठीक है, और टोटल ये जो टाइम लेती है वो लेती है 23rd पॉइंट और 23.9345 और जिसको अगर आप लोग कन्वर्ट करें तो वो बनता है जी आपका तकरीबन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जो है वो एक दिन का ड्यूरेशन होता है। एक दिन का जो ड्यूरेशन है वो है बच्चे आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड।
ठीक है, इन्हीं 4 सेकंड्स की वजह से, 56 मिनट्स की वजह से आप देखते हैं कि हर 4 साल के बाद जो है वो एक दिन का फर्क पड़ जाता है, और वो ऐड करते हैं फरवरी के अंदर, और वो 29 का होता है, 29 का होता है। जी 29 का ही होता है, आपने पूरा कर दिया, थैंक यू। 29 का ही जो है वो डे होता है, ये एक दिन का रोटेशन हो गया। अब अर्थ का जो सरकमफेरेंस है बच्चे 40,075, मतलब 40,075 किलोमीटर जो है वो इसका सरकमफेरेंस है। और इसका अगर इक्वेटोरियल रेडियस मालूम किया जाए, हाफ से इसको कट किया जाए, तो वो 6,378 किलोमीटर बनता है। सरकमफेरेंस ये है और रेडियस जो है वो इसका ये है। ठीक हो गया जी, यहां तक को कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें जी। और एक और चीज है जी, अर्थ का एक ही मून है जिसका साइंटिफिकली नेम जो है वो लूना। हर प्लैनेट के 1 2 3 4 5, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 72, किसी के 62, किसी के 63, और किसी का 1 और किसी का 1 भी नहीं है। तो अर्थ का एक ही है, उसका नाम जो है वो लूना। ठीक है जी, अब आते हैं जी अर्थ की कंपोजिशन की तरफ। वो 4 लेयर्स से मिलकर बनती है, 4 स्फेयर उनको कहते हैं, उनसे मिलकर बनती है जी। नंबर 1 पे आता है जी आपका लिथोस्फेयर, नंबर 2 पे आता है आपका हाइड्रोस्फेयर, नंबर 3 पे आता है आपका बायोस्फेयर, नंबर 4 पे आता है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एटमॉस्फेयर से मिलकर अर्थ बनती है, अर्थ की लेयर्स। ठीक है, लिथोस्फेयर वो हार्ड कंपोनेंट है जिसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, जमीन। ठीक है, उसको आप लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। अर्थ की जो अगर अर्थ को देखें, उसको कट करें, तो एक पिज़्ज़े का स्लाइस जो है वो अगर उसके साथ लग करें तो वो इस तरह से आएगा। लिथोस्फेयर जो है वो देखें आप, लिथोस्फेयर की जो कंपोजिशन है, अर्थ की जो कंपोजिशन है, अर्थ के अंदर क्या है, सिलिकॉन अर्थ को अर्थ मेकर कहते हैं। ये जो हार्ड कोर है जो कि 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर डेप्थ तक जो है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर और जो 100 से लेके 700 किलोमीटर तक डेप्थ के अंदर है, जमीन को खोदते हैं एक गड्ढा, तो जो 700 तक आएगी वो है मीसोस्फेयर। जीरो से लेके 100 तक जो है वो आपकी आ गई लिथोस्फेयर, और 700 तक जो है वो आपकी मेसोस्फेयर आ गई, और फिर 2900 तक जो है वो आती है मेंटल।
2900 किलोमीटर तक। उसके बाद आती है जी आउटर कोर। आउटर कोर 51 किलोमीटर तक जाती, 5100 किलोमीटर तक जाती है जी। और उसके बाद आती है इनर कोर। इनर कोर, और इनर कोर जो है वो आपकी जाती है 6378 किलोमीटर तक। 6378 किलोमीटर तक जो है वो आपकी इनर कोर है। अब इनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं। लिथोस्फीयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बचे हैं आपका सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और अगर हम लोग मेसोस्फीयर की बात करें तो मेसोस्फीयर के अंदर है आयरन, और आयरन के साथ है जी एल्यूमिनियम। और अगर हम लोग जो है वो मेंटल की बात करें, मेंटल जो है वो एक लिक्विड टाइप होती है जिसके अंदर जो है वो आयरन और मैग्नीशियम है। आयरन और मैग्नीशियम है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग आउटर कोर की बात करते हैं तो आउटर कोर के अंदर एक धातु है निकल। तो आउटर कोर के अंदर एक धातु है जिसका नाम है निकल, ठीक है। और फिर इनर कोर है, इनर कोर के अंदर आयरन है, आयरन लोहा, ठीक हो गया जी। और 1936 तक जो है वो दुनिया आउटर कोर तक थी, दुनिया को इनर कोर का नहीं पता था। तो एक डेनमार्क की एक फीमेल जो थी जियोलॉजिस्ट थी, एंजी लेमन, एंजी लेमन, इधर लिख देता हूं जी। एंजी लेमन, शी बिलोंग्स टू डेनमार्क। डेनमार्क से बिलोंग करती थी। 1936 के अंदर जो है वो इसने इनर कोर को दरियाफ्त किया था। इसने कहा था कि ये भी है, उसके ऊपर फिर काम हुआ, फिर उसको प्रूव कर दिया गया। तो इनर कोर की जो डिस्कवरी है वो आती है एंजी लेमन के साथ बात। यहां तक को बच्चे को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं है तो फिर हम लोग अगली स्फीयर के अंदर आते हैं। हाइड्रोस्फीयर के अंदर आपको मैं इधर ही समझा देता हूं जी। हाइड्रोस्फीयर जो है वो 71% जो अर्थ की सरफेस है उसका पार्ट जो है वो हाइड्रोस्फीयर के ऊपर मुश्तमिल है। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं? जो भी अर्थ के ऊपर पानी है, ओशन की शक्ल में, सीज की शक्ल में, रिवर्स की शक्ल में, लेक्स की शक्ल में, वो आता है हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर आ गई जी। उसके बाद बायो का मतलब ही लाइफ होता है। आपको पता है कि जिस स्फीयर के अंदर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और ये बायोस्फीयर जो है वो 3.5 बिलियन ईयर्स इसकी लाइफ है। अर्थ की जो लाइफ है हमने पढ़ा था 4.5 बिलियन है, और 1 बिलियन साल के बाद जमीन के ऊपर जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस के असरात मिलना शुरू हो गए, मतलब लाइफ बनना जो है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। और इस टाइम के ऊपर तकरीबन 8.7 मिलियन 8.7 मिलियन जो हैं वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ स्पीशीज पाई जाती हैं, नस्लें, मुख्तलिफ स्पीशीज
दुनिया के अंदर पाई जाती हैं, जानवरों की, नबातात की, यातात की, जो भी हैं जिनकी लाइफ है, वो 8.7 बिलियन जो है वो लाइफ, जो जिनको आप कह लें कि जो स्पीशीज़ हैं, 8.7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो इस टाइम दुनिया के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर जिस तरह से इनर कोर को जो है वो एक जियोलॉजिस्ट ने जो है वो इन्वेंट किया था, और बायोस्फीयर को भी जो है वो, बायोस्फीयर का भी जो है वो 1875 के अंदर 1875 के अंदर जो एक जियोलॉजिस्ट था एडवर्ड शुस ने जो है वो बायोस्फीयर 1875 के अंदर जो है वो डिस्कवर की थी, इसके बारे में उसने बताया था, और ये बिलोंग करता था ऑस्ट्रिया से। देखें, कोई भी साइंटिस्ट पढ़े, उसका ईयर और उसका कंट्री आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपको नाम दे के इसका पूछेगा कि इसका कंट्री कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर जो है वो एटमॉस्फेयर है, उसको केली को करना पड़ेगा, बस 5 मिनट का काम है। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं बच्चे। एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है जी? 5 लेयर हैं जी। पहली का नाम जी ट्रोपोस्फेयर, दूसरी का नाम स्ट्राटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये 5 जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। नहीं, आयनोस्फेयर जो है वो एक लेयर नहीं है स्पेसिफिकली। ये जो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर है ना, इसके अंदर सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे आके वो खत्म हो जाती हैं, और उन सोलर रेडिएशन की वजह से जो है वो इसको आयनोस्फेयर कहा जाता है। इन दोनों लेयर्स को मिला के आयनोस्फेयर कहा जाता है, लेकिन आयनो जो है वो कोई एक अलग से स्फीयर नहीं है। 5 ही स्फीयर हैं, ट्रोपो, स्ट्राटो, मीजो, थर्मो और एक्सो। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये 0 किलोमीटर से लेके अर्थ से तो 11 किलोमीटर तक जो है वो ये आती है। ये जो ट्रोपोस्फीयर है वो 11 से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है। मीजोस्फीयर जो है वो 90 किलोमीटर तक जाती है, 50 से शुरू होकर 90 तक। थर्मोस्फीयर जो है वो 90 से शुरू होकर 800 किलोमीटर तक जाती है, और फिर जो एक्सोस्फीयर है वो 800 से लेके तो जाती है 3000 किलोमीटर तक। ठीक है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन जो है बच्चे, 2 मेन गैसेज हैं इसके अंदर। 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 20% जो है वो ऑक्सीजन है। ठीक है। बाकी की जो गैसेज हैं वो बहुत
कम तादाद के अंदर है, कम मिकदार के अंदर है, सॉरी कम मिकदार के अंदर है। कोई जो है वो 0.0002 है, 002 है, ठीक है। कोई जो है वो 0.004 है, कोई जो है वो 0.0 पॉइंट जो है वो पॉइंट के आगे 4 जीरो है और 5 जीरो है और उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो है वो गैसेज हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो N2 जिसको कहते हैं और O2 जो है वो ये मोस्ट प्रोमिनेंट गैसेज हैं, और जो O3 है जिसको आप ओजोन कहते हो वो 0.00006%। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ट्रोपोस्फेयर के अंदर बच्चे हम लोग रहते हैं, हमारी जो स्फीयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है वो प्लेन, जो पैसेंजर प्लेन है वो सफर करते हैं, जहाज जिनको आप बोलते हैं, ये जहाज उड़ने वाले हैं, दूसरे वाले नहीं है, ठीक है। जहाज जो है वो यहाँ पे, प्लेन जो है, एरोप्लेन जो है, पैसेंजर प्लेन जो है वो यहाँ पे फ्लाई करते हैं इस स्फीयर के अंदर, और इसी स्फीयर के अंदर जो है वो ये जो आपको क्लाउड वगैरह नजर आते हैं, बादल वगैरह नजर आते हैं, वो भी इसी के अंदर है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो जी O3 होती है, ओजोन लेयर, ये जो है वो 30 किलोमीटर पे, क्योंकि 11 से 50 है ना, तो ये 30 के ऊपर जो है वो यहाँ पे एक स्फीयर होती है जो ओजोन लेयर की बनी हुई है, लेयर सी है, उसको ओजोन O3 कहते हैं, और वो 30 किलोमीटर के ऊपर है, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बता दिया मेसो का और थर्मो का, कि सोलर रेडिएशन यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर आती है, और ये जो मीजोस्फीयर है ये कोल्डेस्ट लेयर है, कोल्डेस्ट स्फीयर है। कोल्डेस्ट स्फीयर है ये मीजोस्फीयर, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर जो है वो बच्चे इसके अंदर नो वेदर है, और जो सैटेलाइट आते हैं वो एक्सोस्फीयर के अंदर ही जाके खड़े होते हैं, जो आपका जीपीएस और वो सारी चीजें जो हैं वो हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें जी, नहीं है तो फिर इंशाल्लाह नई क्लास के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।